दोस्तों नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र को लेकर सवाल अगर दुनिया भर में पूछे जाने लगे और दुनिया भर के मीडिया के जरिए ये बात खड़ी होने लगे कि भारत में लोकतंत्र को कहीं दबाया तो नहीं जा रहा है, भारत में सवाल पूछना क्या अपराध है, और सवाल अगर दुनिया के किसी भी क्षेत्र में भारत के किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या वो गलत है। ये सवाल ऐसे मौके पर उठ रहा है जब कल जंतर मंतर यानी दिल्ली में क्या होगा कोई नहीं जानता है। गृह मंत्रालय की बड़ी पैनी नजर है कि कल कॉकरोच जनता पार्टी या कहीं इस देश के भीतर जो जेंजी है कहीं वो सड़क पर अगर उभरता चला गया तो वो तमाम नियम कायदे जो जंतर मंतर को लेकर बनाए गए हैं कि 1000 लोग वहां जमा हो सकते हैं, उसके बाद नहीं 50,000 लोगों की जरूरत अगर होगी तो आपको रामलीला मैदान जाना होगा। इन तमाम जगहों पर पहले से अनुमति लेनी होगी। लेकिन अगर ये परिस्थिति पलट गई तब क्या होगा। सवाल अब उसके आगे का इसलिए है क्योंकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मौजूदा वक्त में भारत की राजनीतिक सत्ता और भारत के लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर भारत की जुडिशरी को लेकर उठ रहे हैं। और ये सवाल पहली बार लंदन के बैरविक यूनिवर्सिटी में तब कहीं ज्यादा बड़ा हो गया जब मंच पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की मौजूदगी थी और सवाल वहां के एक छात्र ने पूछा। उस सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन इसके साथ ही यह बहस लंदन में भी छिड़ गई, क्या वाकई भारत में सवाल पूछना अपराध है। दरअसल हम लंदन आपको लिए चले, लेकिन उससे पहले 3 बातों पर गौर कर लीजिए। भारत में राजनीतिक तौर पर कोई भी विपक्षी पार्टी इतनी सक्षम है नहीं कि वो अपने बूते मौजूदा राजनीतिक सत्ता को पलट दे, चुनाव में हरा दे, ऐसी परिस्थिति है नहीं। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर जो छात्रों के सामने बड़ा संकट है, उस संकट का समाधान सरकार के पास ना तो पेपर लीक को लेकर है और ना ही किसी भी परीक्षा को सफलतापूर्वक कराने को लेकर है। इतना ही नहीं, बड़ी तादाद में बेरोजगारी और उस बेरोजगारी के बाद की परिस्थितियों में लोगों के भीतर का गुस्सा, जिसको जेंजी के तौर पर पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, उसके भीतर के गुस्से को कोई जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है कि पहली बार इस देश में विपक्ष का नेता राहुल गांधी खुले तौर पर अगर कई मीटिंगों में, सार्वजनिक रैलियों में और पार्लियामेंट के परिसर में भी अपनी बातों को इसी अंदाज में रखे कि अब जेंजी को सामने आना पड़ेगा, वही इस देश की सत्ता को पलट सकता है। यानी मैसेज बहुत साफ है। एक ऐसा कटघरा भारत के भीतर राजनीतिक तौर पर खड़ा किया जा चुका है जिसमें सवाल उस अंधेरी गुफा को छेद या भेद पाने की स्थिति में जेंजी खड़ा होगा या नहीं होगा। गृह मंत्रालय की नजर दिल्ली में बड़ी पैनी है और उस पैनी नजर के आसरे वो तमाम बातों को परख रहा है। वो जान रहा है कि कल सुबह जब बोस्टन से अभिजीत दीपके जो कि संस्थापक हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो दिल्ली पहुंचेंगे तो उसके बाद क्या वाकई इतनी बड़ी तादाद में इस देश के छात्र युवा उनके साथ खड़े हो जाएंगे जो एक तरीके से चुनौती देते हुए दिखाई दे मौजूदा राजनीतिक सत्ता को। क्योंकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी सिस्टम या एंटी गवर्नमेंट, ये सवाल से कहीं ज्यादा बड़ा सवाल उन अधिकारों का है जो अधिकार संविधान के जरिए भी मिलते हैं और संविधान की शपथ लेने के बाद किसी भी सरकार को उसको अमल में लाना पड़ता है। तो हमें लगता है कि आज जंतर मंतर से पहले बात तो लंदन से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि लंदन की बैरविक यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेशनल लॉ, यही वो सब्जेक्ट था जिसमें एकेडमिक लेक्चर देने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत पहुंचे थे। मंच पे 6 लोगों की मौजूदगी थी। मॉडरेटर सवालों की इजाजत भी दे रहा था और उन सवालों की इजाजत के भीतर एक छात्र ने यह सवाल कर दिया कि भारत में असहमति के प्रति बढ़ती शत्रुता और चीफ जस्टिस इंडिया की हालिया रिपोर्ट में दरअसल ये प्रतिबंध या कहें ये प्रतिबिंब उठता है कि जो सवाल पूछे वो गलत है और आप सवालों का जवाब नहीं देंगे तो क्या भारत के संदर्भ में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसके अपने लोकतांत्रिक इतिहास को यह कमजोर नहीं करता है। यह एक ऐसा सवाल था जिस सवाल का जवाब चीफ जस्टिस को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन एक झटके में मॉडरेटर ने कहा यह सवाल विषय से हटकर है। श्रोता जो बैठे थे वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा यह कैसे, क्योंकि न्यायिक जवाबदेही पर बहस अगर नहीं होगी तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब बचेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने तौर पर किसी देश के लोकतंत्र को अगर परिभाषित करने लगे तो फिर लोकतांत्रिक पहलुओं के तौर पर जो जुडिशरी की पहचान है, जो न्याय की पूरी परिभाषा न्यायपालिका के इर्द गिर्द घुमरती है, तो ऐसे में हमारे सामने तो सीजीआई बैठे हैं, उन्हें तो ये जवाब देना चाहिए। मॉडरेटर ने नानुकुर की और कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। और इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच शोर शराबे के साथ ये मामला रफा दफा उसी वक्त कर दिया गया। लेकिन 2 सवाल उस मीटिंग के बाद भी बैरविक यूनिवर्सिटी में उठे। उन 2 सवालों को लेकर वहां के अखबारों ने रिपोर्ट की और उन रिपोर्ट के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट की और कहा कल जब दिल्ली में अभिजीत दीपके पहुंचेंगे उसके बाद सरकार का रुख क्या होगा, यह सरकार के लिए कहीं खतरे की घंटी तो नहीं होगी। इन सवालों को लेकर जो भी रिपोर्ट अखबारों के जरिए हुई उसने 2 मैसेज और साफ कर दिए। पहला, पूरी दुनिया की नजर दरअसल भारत में जेंजी को लेकर है, छात्रों को लेकर है, युवाओं को लेकर है। और दूसरा बड़ा सवाल है कि भारत के भीतर भी राजनीतिक विपक्षी पार्टियां और उसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी जेंजी से ही आग्रह कर रहे हैं कि आप खुद सामने आइए। यानी पॉलिटिकल सिचुएशन भारत की कितनी वाइबल डाइवल है और दुनिया भर के भीतर यह बहस क्यों हो चली है। हमें लगता है उससे पहले जिस बैरविक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का हमने आपसे जिक्र किया उसका चंद हिस्सा आप देख लीजिए सवाल पूछते हुए, उसके बाद हंगामे का दृश्य भी। His Lordship made some very important points, I think, about the Indian track record of protecting democracy in the context of AI. We now hear from a number of legal observers within the country as well as internationally that there's a great deal of concern about growing hostility to dissent within India. And it does seem that this hostility is somewhat reflected in His Lordship's recent very well publicized. With all due respect, I'm so sorry, I would not be able to take up that question since the topic is concerning artificial intelligence and international law. So sorry. I think when the respected speaker has... I'm extremely sorry.
journalists and We have to cut it off. information. I give us some respect. We need respect. So, please, your money. No, please, 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 please. Let's just go on and into this, can we? Thank you. तो क्या पहली बार भारत को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अलग अलग जगहों पर जो बहस हो रही है, जो रिपोर्ट छप रही है, उसमें कमजोर होती हुई लोकतांत्रिक कड़ियां हैं? और पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ही बयान दिया था भारत के युवाओं को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, बाद में स्पष्टीकरण जरूर दिया, लेकिन उसके जरिए ही ये शब्द निकल कर आया 15 मई को कि यहाँ का बेरोजगार युवा कॉकरोच है। और कॉकरोच शब्द दुनिया भर के मीडिया में अगर टटोलिएगा तो उसमें ये बात निकल कर आ रही है, क्या एक ऐसी परिस्थिति भारत के भीतर आ गई है जहां सीधे तौर पर सरकार और सत्ता से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है? एक मंत्री के इस्तीफे का सवाल है, यहाँ के छात्रों का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, पूरे एजुकेशन सिस्टम को लेकर उठती हुई परिस्थितियों का सवाल है। और अब तो ये बात पार्लियामेंट्री कमेटी तक चली गई, जहां पर पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि एक व्हाइट पेपर लाया जाना चाहिए। और छात्र इन सवालों को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक दृश्य और इसलिए देखिए क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कल वाकई जंतर मंतर पे क्या होगा, यह सवाल बड़ा हो रहा है। हालांकि इन सब के बीच खुद अभिजीत दिपके ने, जब वो अमेरिका से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने जो सोशल मीडिया पर लिखा उसमें, और जो शब्द कहे उन्होंने वीडियो बनाकर भेजे, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि अपने भविष्य को संविधान के हाथों छोड़ता हूं, जय भीम। जय भीम शब्द जो है वो बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ा है, और बाबा साहब अंबेडकर और जय भीम के नारे के बीच भारत का एक बड़ा वोटर तबका चलता है जो दलित के तौर पर पहचान पाता है। यानी जय भीम के आश्रय संविधान का जिक्र और अपने आंदोलन के आश्रय छात्रों के भविष्य के साथ इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे का सवाल। अब एक क्षण के लिए जरा उस परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर सरकार की पैनी नजर इस वक्त क्यों है। क्या उसे लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर इसी तरीके से जंतर मंतर पर एक वक्त एक आंदोलन शुरू हुआ था, जो उस वक्त की राजनीतिक सत्ता कांग्रेस थी उसके खिलाफ खड़ा हुआ था, और उस वक्त आरएसएस के स्वयंसेवकों ने उस आंदोलन को बढ़ा दिया, और परिस्थिति ये आई कि 2011 में ये आंदोलन जब पूरे तरीके से पनप रहा था तो 3 वर्ष के भीतर सत्ता पलट गई, दिल्ली के भीतर भी कांग्रेस हट गई और केंद्र से भी कांग्रेस गायब हो गई, बीजेपी आ गई। जो आंदोलन कर रहे थे वो राजनीतिक पार्टी बनाकर दिल्ली में सत्ता जरूर पा गए, लेकिन केंद्र की ताकत उनकी सत्ता पाने की नहीं थी, तो उनके कंधे पर सवार होकर बीजेपी सत्ता तक पहुंच गई। उस दौर में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें एक बड़ा नाम उस दौर के सीएजी विनोद राय का भी लिया जाता है, क्योंकि उनके जरिए जो 2 रिपोर्ट उस दौर में निकल कर आई, वो स्पेक्ट्रम की रिपोर्ट थी, वो कोल माइंस की रिपोर्ट थी। वो पूरी स्थिति कितनी फ्रॉड हो गई, किसी को कोई दोषी माना नहीं गया। लेकिन सवाल इस वक्त तो आंदोलन का है, सवाल इस वक्त छात्रों के भविष्य का है, सवाल इस वक्त केंद्र सरकार की निगरानी का है, सवाल इस वक्त केंद्र सरकार के सामने जो कांग्रेस को लेकर है वो क्यों मायने रखता है। तो उससे पहले जब अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंच रहे हैं तो किन बातों का जिक्र ये पार्टी कर रही है, कह रही है कि दरअसल आम लोगों और सुरक्षा एजेंसियों को असुविधा हो सकती है, इसीलिए एयरपोर्ट पर कोई नहीं आए। हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, इसीलिए ध्यान रखें कोई भी किसी तरीके की दिक्कत पैदा करने की कोशिश ना करे। यहां तक कि उनके प्रवक्ताओं ने दिल्ली में कहा कि हम शुरुआत से बात बार बार कही है कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, और कॉकरोच जनता पार्टी और ये आंदोलन किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता है। भारत में कोई भी राजनीतिक दल हिंसा का समर्थन कभी नहीं करता है। और ये भी फैक्ट है कि छात्र जब जब सड़क पर उतरते हैं तो पुलिस की लाठियां उसे खानी पड़ती है, पानी की धार उस पर चलती है, और इन सब के बीच, लाठी और पानी की धार के बीच, आंसू गैस के गोले भी छूटते हैं। छात्र मार खा के वापस लौट जाते हैं। और बीते 6 बरस के इतिहास को अगर आप पलटिएगा 2020 यानी कोविड के बाद की परिस्थितियों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, इन तमाम जगहों पर देश का जो पूरा हिस्सा है उसमें आपको आंध्र प्रदेश भी रखना होगा, कुल छात्र जो सड़क पर उतरे उनके आंदोलन की संख्या जो है 1072 है। हमारी टीम ने बताया कि 1072 बार कोविड के बाद से इस देश में छात्र आंदोलन करने के लिए निकल कर आए। बेरोजगारी की तादाद करोड़ों में है, हर परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की तादाद लाखों में है, यानी कोई मायने नहीं रखता और कोई पता किसी को नहीं है कितनी बड़ी तादाद में कल छात्र आ सकते हैं, या उन्हें रोका जाएगा, या उन्हें क्यों लाया जाएगा और रोकने की परिस्थिति कैसे बनाई जाएगी। ये तमाम सवाल अभी भी किसी सस्पेंस की तरह है। लेकिन इन सबके बीच हमें लगता है कि जिस बात का जिक्र अभिजीत दिपके ने किया उनकी बात पहले सुननी चाहिए। उन्होंने क्यों मना किया कि आप सभी एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के लिए आने को तैयार है, और मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा रिस्पांस आएगा, इतना ज़्यादा रिस्पांस आएगा। तो अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सभी लोग एयरपोर्ट ना आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी को कोई डिफिकल्टी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस टू पीपल और टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो मैं सब आप लोगों से अपील करता हूँ कि मैं एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाऊँगा, तो तब तक आप सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ही आइए, एयरपोर्ट पर मत आइए, बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू द पीपल। यानी बात सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं है, सवाल ट्विटर हैंडल या एक्स पर जो सहमति असहमति दी जा रही है उसकी संख्या भर का नहीं है, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर जो लिखा जा रहा है, जो नए नए वीडियो डाले जा रहे हैं, सवाल उसका बिल्कुल नहीं है। ये सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि पहली बार सीबीएसई की परीक्षा को लेकर परीक्षा देने वाले छात्रों ने ही उन धागों को खोल दिया जिन धागों को भारत का मीडिया सत्ता और सरकार के लिए बचाता रहा। इस देश में मीडिया को जगह नहीं मिली या मीडिया ने जगह नहीं दी कि आखिर छात्रों के सामने कौन से मुश्किल हालात हैं। कमोवेश यही स्थिति नीट के पेपर को लीक लेने को लेकर हुई। क्या एक कल्पना की जा सकती है, 1 2 नहीं 6 छात्रों ने इस दौर में नीट की परीक्षा देने के बाद खुदकुशी कर ली। कोई कह रहा है कि हम दोबारा परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते हैं, कोई कह रहा है कि हमारी परीक्षा बहुत शानदार हुई थी, दोबारा कैसे देंगे। कोई दे रहा है कि दरअसल कर्ज में डूबे हुए माता पिता और कर्ज में पढ़ाई करने की परिस्थिति अब और लंबी खींची नहीं जा सकती है। हर किसी के मुश्किल हालात और ये देश के अलग अलग हिस्सों का, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक प्रदेश भर की ये कहानी हो। लगभग 36 घंटे पहले आकांक्षा चतुर्वेदी जो मध्य प्रदेश की है, जो नागपुर में रहती थी, उसका सुसाइड लेटर भी आया, जो माता पिता को लिख के कह रही है कि बहुत मुश्किल है,
दोबारा परीक्षा की तैयारी कर पाना, उसने खुदकुशी कर ली। प्रदीप मेघवाल जो राजस्थान में कर्ज में डूबे हुए 11 लाख रुपए कर्ज लिए। आकांक्षा चतुर्वेदी के माता पिता ने भी कर्ज लिया 6 लाख से ज्यादा का। ऋतिक मिश्रा उत्तर प्रदेश के हैं, भाग्यश्री कर्नाटक की है, सिद्धार्थ हेगड़े गोवा के हैं, अंशिका पांडे दिल्ली, इन तमाम लोगों ने खुदकुशी की। और ये सवाल आंदोलन की शक्ल में है या इस देश के भीतर के उस दर्द को समेटे हुए है जिसका निदान सरकार जिम्मेदारी से मुक्ति अपने शिक्षा मंत्री को दे रही है। और उसी शिक्षा मंत्री को कटघरे में खड़ा करके इस आंदोलन की शुरुआत हुई है कि हमें इस्तीफा चाहिए। लेकिन राजनीतिक तौर पर घटनाक्रम में अगर आप मौजूदा परिस्थिति को देखें तो सरकार ने चुप्पी साध ली। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया। जिस कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर कहा कोई हड़बड़ी नहीं है, ये सबसे भ्रामक बातें हैं कि इससे कुछ हो जाएगा। और सीबीएसई और नीट को लेकर पहली बार जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने चर्चा शुरू की तो उससे पहले सीबीएसई के छात्र को बुलाया गया। यानी जेंजी की मौजूदगी खुदकुशी से लेकर सक्रिय हालात में खुद को खड़ा करने और खुद ही विसिल ब्लोअर बनकर इस देश के सिस्टम को चेताने की परिस्थिति में वो आ चुका है। इसीलिए कल का दिन क्या इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक तौर पर गृह मंत्रालय की सक्रियता क्या कहती है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के तमाम नौकरशाह सक्रिय है। और 2-4 सवाल ऐसे हैं जो राजनीतिक तौर पर मुश्किल हालात सत्ता के लिए पैदा कर सकते हैं। सबको पता है कांग्रेस कहीं आंदोलन को तो नहीं हड़प लेगी, क्योंकि कांग्रेस के युवा वो एनएसयूआई के हो या फिर यूथ कांग्रेस के हो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस सक्रिय है। राहुल गांधी लगातार उन छात्रों से मिल रहे हैं जो नीट में परीक्षा देने के बाद गुस्से में है, जो सीबीएसई की परीक्षा देने के बाद जो परिस्थिति हुई उससे गुस्से में है। विपक्ष का नेता उनसे मुलाकात कर रहा है, प्रधानमंत्री नहीं मिल रहे हैं, शिक्षा मंत्री नहीं मिल रहे हैं, गृह मंत्री अपनी पैनी निगाहों से देख रहे कोई गड़बड़ी ना हो जाए। यानी छात्रों का गुस्सा रिलीज हो या ना हो, राजनीतिक नुकसान और फायदे क्या इस दिशा में कल का दिन होगा। सरकार विलेन बनना नहीं चाहती है, लेकिन हर कोई जानता है कि इस वक्त सरकार ही छात्रों के निशाने पर है। और इन सबके बीच जय जय भीम का और संविधान के हवाले खुद को करते हुए अभिजीत दिपके ने दिल्ली की उड़ान भरी है। तो ऐसे में भारत की राजनीति में दलित मसला एक वोट बैंक के तौर पर भी है और उनके साथ होने वाले एक्सप्लॉयटेशन को भी परखता है। और दिल्ली के भीतर हर किसी को याद है, इससे पहले अन्ना आंदोलन उस समय निशाने पर कांग्रेस थी, सत्ता बदल गई, आज निशाने पर बीजेपी है। तो क्या कांग्रेस उसी तर्ज पर इस आंदोलन को हड़प लेगी? लेकिन उससे आगे की चीज पहली बार नजर आ रही है कि सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसी से ये पॉलिटिकल पार्टी निकल कर आई है। और सोशल मीडिया से निकलते हुए अगर वह दिल्ली की जमीन पर दौड़ने लगी तब क्या होगा? इस सवाल को ज्यादा बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि अब पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह कहते हैं व्हाइट पेपर लेकर आइए। तो इस्तीफा दे देना चाहिए सीबीएसई के मामले में। क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? दे देना चाहिए। लेकिन ये बात साफ है, 17 साल के बच्चे ने ये प्रमाणित कर दिया। यानी पहली बार भारत की राजनीति को चेतावनी देते हुए एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत है जिस आंदोलन में कोई चेहरा नहीं है, जो आंदोलन भारत की पारंपरिक चुनावी राजनीति जिसके दायरे में अक्सर जाति और धर्म आ जाता है या फिर एक क्लास आ जाती है, उससे बिल्कुल हटकर है। पहली बार आंदोलन की शक्ल उन युवा छात्रों से जुड़ी है जिनके कांधे पर भविष्य का भारत होगा। और तत्काल में उस भारत की गरिमा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कैसे धूमिल हुई और भारत का पूरा एजुकेशन सिस्टम कैसे धराशायी इस दौर में हो चुका है, और उसको लेकर जो जो नए नए प्रयोग एजुकेशन मिनिस्ट्री के भीतर किए गए या सरकार ने अपनी सरकार को डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के आश्रय जोड़कर करने की चाहत पाली, वो कितना गलत था और छात्रों के जिंदगी से कैसे खिलवाड़ कर रहा था, वो पूरी किताब इस दौर में खुल चुकी है। लेकिन ये बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। पहली बार इस देश के विपक्षी राजनीति के सामने कोई दूसरा हथियार भी नहीं है, कोई नारा भी नहीं है, और सही मायने में कहें तो इस देश के चुनावी लोकतांत्रिक परिस्थितियों को चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो इंस्टीट्यूशंस जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने भी जिम्मेदारी छोड़ दी है। वो जिम्मेदारी अपने तौर पर इस देश में इलेक्शन कमीशन की हो सकती है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट की हो सकती है, इस देश में सत्ता पर निगरानी करने वाले सीएजी की हो सकती है। इस देश के भीतर हर उस इंस्टीट्यूशन की अपनी एक स्वायत्तता होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पर जिसकी पहचान है। लेकिन सभी की नियुक्ति अगर सरकार कर रही है तो नियुक्ति के बाद कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई भी इंस्टीट्यूशन सरकार से सवाल कैसे पूछेगा? ये सवाल पहली बार सीबीएसई और नीट और इस देश के भीतर बढ़ती बेरोजगारी के बीच ये खड़ा हो चला है कि दरअसल आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। ना तो इकोनॉमी संभल पा रही है जिससे इस देश में फैक्ट्रियां और कंपनियां चले, रोजगार बढ़े, ना ही इस देश के भीतर के वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बच पा रहे हैं जिससे इस देश में हायर एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर नहीं जाए, देश के भीतर पढ़ाई करें। ना आपके पास कोई ऐसा विजन है कि हायर एजुकेशन के बाद वो छात्र वापस लौट के आए इंडिया और काम करे, यह भी परिस्थिति नहीं है। यानी सब कुछ इस दौर में उस राजनीतिक सत्ता ने अपनी हथेली में जब दबोच लिया है तो ये किसी को नहीं पता है कि कल जंतर मंतर को लेकर वो कौन सी परिस्थिति बनेगी। बावजूद इसके गुस्सा भीतर है, उम्मीद आंखों में है, और इन परिस्थितियों पर निगरानी गृह मंत्रालय की है। लेकिन इसकी आहट का एहसास मौजूदा वक्त में राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक परिस्थितियों से भी जाकर जुड़ गया है, जहां पर इस देश की गवर्नेंस को लेकर सवाल है, इस देश को कैसे आगे बढ़ाना इस विजन का सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि वह तबका जो अभी तक पूरे सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ देख रहा था, पहली बार उसकी सक्रियता पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाने की है, पहली बार उसकी सक्रियता विपक्ष के नेता के साथ बैठकर हकीकत बयानी करने की है, पहली बार उसकी सक्रियता इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे मांगने को लेकर है, और पहली बार उसकी सक्रियता कल जंतर मंतर पर नजर आने वाली है। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।